ये था बच्चों विषमपोषी और एक जीव के जो भी जंतु होते हैं या एक कोशिकीय जो भी जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कैसे पूरा करते हैं। यानी मैंने प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताया था, अमीबा के बारे में बताया था कि अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और उसका पाचन कैसे करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको शरीर के बाहर सीडोपोडिया द्वारा कैसे बाहर निकालते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। आज हम लोग अपने बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्यों में पोषण जो है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या विधियां हैं, भोजन कैसे पचता है। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपनी क्लास पे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण की जो पहली लाइन है, आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत होती है। यह लाइन आपके बच्चों किताब की ही है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का जो किताब है उस किताब की पहली लाइन है। इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मनुष्य में पोषण होता है वो दरअसल एक आहार नाल जो पाइप के आकार की होती है, जो एक नली के जैसी होती है। आप लोगों ने यदि देखा होगा तो गर्मी के दिनों में लोग एक पाइप का यूज करते हैं अपने कूलर में पानी वगैरह डालने के लिए, ठीक है। तो आहार नाल जो है मनुष्य के मुख से और गुदा तक यानी कि माउथ या बक्कल कैविटी से लेकर और एनस तक यह एक गोल पाइप के रूप में हमारे जो शरीर है उसके अंदर यह स्थापित है। देखिए जो मनुष्य है, मान लेते हैं कि हमारा प्यारा दुलारा एक मनुष्य है, ठीक है। इस मनुष्य में यह 5 प्रकार से हमने बांट दिया है। इन 5 प्रकार को हम आराम से आपको पढ़ाने वाले हैं। यदि कोई मनुष्य है और वह अपना भोजन ग्रहण करता है यानी कि वह क्या करता है, इंजेक्शन करता है, वह अपने भोजन को उठाता है, अपने मुंह में रखता है यानी कि बकल कैविटी में रखता है। तो जो पहला है प्रोसेस कि हम भोजन को लेना कहां से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले भोजन का अंतः ग्रहण करेंगे यानी कोई भोज्य पदार्थ हमारे शरीर से दूर पड़ा है, जब तक हम उसको उठा के अपने बकल कैविटी में डालेंगे नहीं, मुख गुहा में डालेंगे नहीं, ठीक है। मुख गुहा में डालना ही क्या कहलाता है बच्चों, अंतर ग्रहण कहलाता है। दूसरी चीज होती है पाचन यानी कि डाइजेशन, ठीक। भोजन जब हमारे आहार नाल द्वारा आमाशय में जाता है उसका पाचन होता है। और तीसरी स्टेप ये होती है, मैं यहाँ स्टेप वाइज लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं, उसे चबाते हैं, ठीक है। इसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है कि उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद उसका स्वांगीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन होता है। और लास्ट में जो 5वां पॉइंट है बहिक्षेपण यानी कि आपके शरीर में आपके भोजन के द्वारा जो भी चीजें आपके शरीर ने एब्जॉर्ब कर ली और शोषित कर ली, जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है बहिक्षेपण, ठीक है। बच्चों जब हम किसी भी भोजन को उठाकर अपने मुख में रखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसको ओरल बोलते हैं, ओरल कैविटी आएगी। और उस ओरल कैविटी में सबसे पहले क्या होगा बच्चों, मुख, और मुख के बाद दांत, ठीक है, यानी दंत हम उसको बोलते हैं। फिर जिह्वा आती है, ठीक है। और इस तरह से क्या किया जाता है, फिर इसी मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं। किसी भी भोजन को आप अपने मुंह में उठाकर जब डालते हैं तो मुंह को क्या करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपके जो मुख के अंदर भोजन रखा हुआ है उसका मैस्टिकेशन होने लगता है यानी कि उसमें लार मिलने लगता है। आइए इन सारी बातों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। और अभी तक आपने इस चीज को नोट नहीं किया होगा तो इस बोर्ड पे लिखे हुए जो भी चीजें हैं आप इनको अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब बच्चों हम लोग शुरू से देखते हैं, जब आप एक भोजन का टुकड़ा उठाते हैं यानी फूड पार्टिकल उठाते हैं तो आप उसको सबसे पहले इनिशिएशन में यानी कि प्रारंभिक में मुख में ही डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब उसको मुख में डालेंगे यानी कि उस भोजन का क्या हो रहा है बच्चों, आप उस भोजन को अंतः ग्रहण कर रहे हैं।
क्या करेंगे, आप उस भोजन का सबसे पहले अंतर ग्रहण करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका माउथ होता है उसमें सेकेंड नंबर पे आता है आपका दांत। दांत क्या करता है बच्चों, दांत का काम यही है कि वह भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करेगा, चर्विंग करेगा, यानी कि भोजन को चबाने का कार्य कौन करेगा, आपके दांत करते हैं। फिर इसके बाद आपके ओरल कैविटी में जिह्वा आती है, यानी कि टंग होती है, जीभ होती है, जिसे हम हिंदी में कहें, आपकी लैंग्वेज में कहें जीभ होती है। जीभ क्या करती है बच्चों, इसका काम ये है कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिक्स करना। आपने देखा होगा कि जब लोगों की छतें बनाई जाती हैं, लोग अपना मकान बनाते हैं, मकान के बाद जब छत बनवाना होता है तो एक ऐसी मशीन लेके आते हैं जिसमें जो मोरंग होता है, यानी जो बालू वगैरह होता है, गिट्टी, सीमेंट, ये सारी चीज डाल देते हैं, वो उसको अच्छे से मिक्सअप करता है, यानी उसको अच्छे से मिला देता है। तो जिह्वा का भी यही काम है कि आपके मुख में जो भी भोजन है उसको लार के साथ अच्छी तरह से मस्टिकेट करना, यानी कि पूरी तरह से मिला देना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जीभ का काम क्या है, जीभ का काम यही है कि आपके मुख में जो भी भोजन है उसको लार के साथ अच्छी तरह से मिला देना। आगे बढ़ते हैं, फिर है लार ग्रंथि। अब ये लार ग्रंथियां समझिए बच्चे, आप कहेंगे सर ये लार ग्रंथियां तो दिखते नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यदि किसी ने कह दिया कि चलो रास्ते में मैं तुमको तुम्हारी पसंद की मिठाई खिलाऊंगा, ठीक है, तो जब आप मिठाई की दुकान पे पहुंचते हैं तो अच्छी अच्छी मिठाइयां देखकर आपके मुंह में लार स्रावित होने लगता है, जो इन्हीं लार ग्रंथियों से आता है। ठीक है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, लार कहते हैं। यानी आपकी किताब में दिया हुआ है कि इसे लार रस कहेंगे या फिर लाला रस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार या लाला रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस लार ग्रंथि से निकलने वाले लार में, ठीक है, एक एंजाइम पाया जाता है। वह एंजाइम एमाइलेज को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। पुराने जमाने के लोग ये कहा करते थे बच्चों कि जब आप रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल के चबाते हैं तो हमारे जमाने की रोटी बहुत ही मीठी लगा करती थी। ये बात आज भी सही है कि जब आप किसी फूड पार्टिकल को या रोटी को या चावल को अपने मुंह में रखकर देर तक चबाएंगे तो वह आपको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि यही एमाइलोज माल्टोज शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। यानी इस एमाइलेज का माल्टोज में परिवर्तित होना क्या है, यह एक माल्टोज 5 कार्बन का शुगर है, यानी कि चीनी है, जिससे आपको लगता है कि यार ये तो मीठा लगने लगा। ठीक है, आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यह इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। इसके साथ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। अब बच्चे हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका, मैंने अभी आपको बताया है कि मुख में दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं। इतनी सारे प्रोसेस होने के बाद आपके मुंह में एक भोजन का छोटा सा गोला बन जाता है। आप सभी लोगों ने इस बात को तो अवश्य नोटिस किया होगा कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के मैस्टिकेशन के बाद आपके मुख में भोजन का एक गोला बन जाता है और उस गोले को हम लोग क्या करते हैं, सटक जाते हैं, यानी निगल जाते हैं। और उस निगलने की प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्रसिका होती है जो मुख से अमाशय तक ले जाती है। यानी कि यह जो ग्रसिका है आपके मुख से अमाशय तक एक पाइप द्वारा जुड़ी हुई है, एक नली द्वारा जुड़ी हुई है। जब आप भोजन को अपने मुंह से गटकते हैं, सटकते हैं, निगलते हैं तो यह क्या करती है कि आपके भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि इसकी डिफिनीशन देखिए, भोजन ग्रसिका क्या करता है कि मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। बच्चों समझिए क्रमाकुंचन गति क्या होता है, यानी ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। जब आप भोजन को गटकते हैं तो वह एक बॉल की तरह जैसे फ्री फॉल होता है वैसे नहीं भोजन जाता है, बल्कि आपकी जो ये आहार नलिकाएं हैं
वह कभी कभी आपने देखा होगा किसी केंचुए को, वो क्या करता है, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। यानी कि आहार नलियों का, ठीक है, आहार नलियों का एक तरफ से सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना की जो गति होती है उसे ही हम लोग कहते हैं कि यह क्रमानुकुंचन गति है, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है, जिसके माध्यम से जब आप भोजन को गटकते हैं तो वह अपने भोजन ग्रसिका से आमाशय तक धीमी धीमी गति करते हुए पहुंचता है। ऐसा आप न सोचिएगा कि आपने भोजन यहाँ से गटका, भोजन बद्ध से जाएगा या धम्म की आवाज करके ग्रसिका तक, सॉरी, आमाशय तक पहुंचेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब क्या हो रहा है बच्चों कि भोजन जो है वो आपका आमाशय में पहुंच जाएगा, और आमाशय में पहुंचेगा तो वहां पर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करेंगी। अब आप कहेंगे सर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का जो काम करता है उसे तो हम एंजाइम कहते हैं। आप बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकलों में तोड़ने का काम एंजाइम ही करेंगे। वो एंजाइम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि आपकी आमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है तो कौन कौन से एंजाइम हैं और वह कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए, जब आपका भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो वहां पर जठर ग्रंथियां मिलती हैं, और पहली जो जठर ग्रंथि है उससे पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलेगा बच्चों? जठर ग्रंथि से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलेगा। यह एंजाइम को हम लोग पाचक एंजाइम भी कहते हैं। इस एंजाइम को पाचक एंजाइम भी कहते हैं, जो क्या करेगा कि जो भी आपने भोजन में प्रोटीन का हिस्सा लिया है, जो भी आपने प्रोटीन का हिस्सा लिया है, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाइए तो आपको कहता है कि आप अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, यानी वो कहता है कि आप दालों का सेवन करिए, प्रोटीन रिच डाइट का सेवन करिए। उस प्रोटीन को कौन पचाएगा? तो उस प्रोटीन को बच्चों पेप्सिन ही पचाता है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इतनी बात आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियां में मुख्यतः यह 3 ग्रंथियां होंगी, और इनसे निकलने वाले जो एंजाइम है, तो पहला एंजाइम है आपका पेप्सिन, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह पाचक एंजाइम है। और पाचक किसका करेगा? तो यह पेप्सिन एंजाइम मुख्यतः पाचन करता है प्रोटीन का। दूसरी बात पे आते हैं, यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको आप लोग HCl बोलते हो, ठीक है। यह HCl जो है वह अम्लीय होता है। और अम्लीय किस लिए होता है? कभी कभी आपने यह बातें महसूस की होगी कि जब आपको वोमिटिंग होती है, यानी कि उल्टियां होती हैं, तो उल्टी होने के बाद आपका जो आहार नाल है वह एक अजीब सा हो जाता है, ठीक है। अजीब सी स्थिति में आप होते हैं, आपको लगता है कि कुछ जलन जैसा हो रहा है। तो चूंकि आपके भोजन में यह HCl मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है, जिसके कारण आपका जो आहार नाल है वोमिटिंग के बाद, उल्टी के बाद अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो आइए अपने पॉइंट पे देखते हैं। जो दूसरा एंजाइम निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और अम्लीय माध्यम क्यों तैयार करता है? क्योंकि अब से पहले, कोरोना से पहले आप लोग क्या करते थे? अरे हाथ गंदा भी है तो हम लोग खा लेते थे, खाना वगैरह खा लेते थे। हाथ धुलने का बवाल कौन उठाए, झमेला कौन पाले? तो समझिए हमारे आसपास बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया पनप रहे हैं जो मौजूद है, वो आपके हाथ में होंगे, कुछ भोजन पे भी ग्रो करते हैं। और जब आप उनको खा जाएंगे तो खाने के बाद आपके आमाशय में इन जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो उन वायरस या बैक्टीरिया की लाइसिस कर देता है। क्या कर देता है? लाइसिस कर देता है, यानी कि उनको मारने का काम कर देता है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो क्या करेगा? पेप्सिन क्रिया में सहायक होगा। इतना ही काम नहीं करता है, आपके भोजन को अम्लीय तो बनाएगा ही बनाएगा, उसमें उपस्थित या मौजूद जो भी वायरस या बैक्टीरिया हैं उनका खात्मा भी करेगा। इसके साथ साथ पेप्सिन के एक्सक्रिएशन के लिए यह जिम्मेदार भी होगा
कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको उत्तेजित करेगा या उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उद्दीपित करेगा कि भैया पेप्सिन आप यहाँ से निकलो, क्योंकि भोजन में प्रोटीन भी आया है और प्रोटीन को पचाने का काम तो आप करोगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए भी स्टिमुलस का काम करता है। आइए थर्ड बात करें श्लेष्मा की, यानी कि इसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, श्लेष्मा यानी म्यूकोसा। यह म्यूकोसा क्या करती है बच्चों के आमाशय के अंदर जो आंतरिक स्तर होता है, आमाशय के अंदर जो आंतरिक स्तर होता है उसको बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा करती है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा तत्व खाया है जिससे आपका आमाशय डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, उसको बचाने का काम कौन करेगा, यही म्यूकोसा करता है कि आपके आमाशय को कभी भी किसी प्रकार की क्षति से बचाए रखता है, वही यह म्यूकोसा है, श्लेष्मा है। ठीक है, आइए अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। आइए देखें कैसे। बच्चों भोजन अब हमारा आमाशय से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचेगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बड़ी आंत होती है बच्चों, ठीक है, जो बड़ी आंत होती है वह डायामीटर में, यानी कि जो मोटाई होती है इस प्रकार वाली, ये जो परिधि होती है इसकी, ठीक है, उसमें बड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ी आंत से कम होता है, लेकिन लंबाई में वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि जब आहार नाल यानी इंटेस्टाइन में यह भोजन प्रवेश करता है तो इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा कुंडलित होती है, यानी बहुत ही ज्यादा मुड़ी हुई होती है। बहुत ही ज्यादा कैसी होगी, मुड़ी हुई होगी। फिगर में आपने देखा होगा, फिगर आपका 110 पेज नंबर पे है, 110 पेज नंबर है आपका जो एनसीईआरटी, उस पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे क्या है कि आपका क्षुद्रांत यानी कि इंटेस्टाइन बनी हुई है। तो मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि बड़ी इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंतर क्या है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या अंतर है। तो जो बच्चों बड़ी आंत होती है वह डायामीटर में बड़ी छोटी आंत से बड़ी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से क्या होगी, कम होती है। और जो छोटी आंत होती है डायामीटर में बड़ी आंत से कम होगी, लेकिन लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है कि इस इंटेस्टाइन से क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, यानी आंत से आपके रस निकलेगा। और यह रस करता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो आपके भोजन में आपने लिया हुआ है, जैसे कि मान लेता हूं मैं, आपने रोटी खाया हुआ है, चावल खाया हुआ है, तो आपके रोटी और चावल में जो भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो यह क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। ये चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डैश बना देगा, कार्बोहाइड्रेट इधर लिख देगा, इधर एरो बनाकर आपसे पूछेगा क्या बनेगा। तो आपको यह बता देना है कि यह छोटी आंत में यह प्रक्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। दरअसल जो क्षुद्रांत होता है यानी कि आपका इंटेस्टाइन होता है बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है उसका पूरी तरह से पाचन यही होता है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पूरी तरह से कहाँ पचते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इंटेस्टाइन में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं वसा, यानी कि आपने जो फैट लिया है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ये फैट का मतलब क्या है। तो बच्चों आप लोग जो घी खाते हो, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जो घी खाते हैं या फिर जो तेल लेते हैं, ठीक है, जो आप लोग सब्जी में तेल वगैरह डालते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। फैट का मतलब चर्बी, तो मान लीजिए ये आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन ये फैट वो वाला फैट नहीं है। ठीक है,
ये फैट आपके भोजन में है और आप फैट को प्रतिदिन लेते हैं, इस बात पे गौर करिएगा। तो आपने अपने भोजन में जो फैट लिया है वह चेंज हो जाता है फैटी एसिड में। किसमें चेंज होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने जो प्रोटीन लिया है, जो दालें वगैरह पी हैं, ठीक है, या जो भी प्रोटीन आपने सब्सटेंस यूज किया है, वह प्रोटीन आपका चेंज हो जाता है एमिनो अम्ल में। ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप अपने कॉपी पे ऐसे ही लिखना है कि आपको पता चले कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं और यह जूस क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बच्चों चेंज कर देंगे ग्लूकोज में, फैट को चेंज कर देंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और जो आपको प्रोटीन होगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या प्रोसेस है। अब बच्चा हम लोग देखते हैं यकृत, और यह यकृत तथा अग्नाशय से कुछ श्रावण होता है। जैसे यकृत से हमारा पित्तरस निकलता है और यह पित्तरस में कुछ पित्त लवण होते हैं। ठीक है, यह करते क्या है बच्चों कि जो बड़े जो भी गोलिकाएं होती हैं यानी कि पार्टिकल होते हैं, उनको इमल्सिफाई करेंगे और उनको तोड़ते हैं बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, क्या करेंगे कि यकृत जो है, जब आपका यकृत से निकलता है पित्तरस और उससे बनता है पित्तरस, जिसको बोलते हैं बाइल साल्ट। क्या बोलते हैं? आपके पित्तरस में होता है बच्चों बाइल साल्ट। यह बाइल साल्ट क्या करता है कि आपके जो फूड पार्टिकल अभी भी यहाँ थोड़े बहुत बच गए हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करते हैं। तो आइए बच्चों, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि क्लास बहुत लंबी ना हो, इसलिए अगले दिन जब हम आएंगे आपको यह क्लास लेकर, तो आपको फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से एक बार फिर से बता दिया जाएगा कि मतलब जो भोजन है, भोजन को आप ग्लूटिनेशन करते हैं, मतलब इनिशिएशन से लेकर और फीकस तक। ठीक है, मतलब आपने भोजन कैसे लिया और वह मल द्वारा कैसे निकल जाएगा, उसको फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।